दोस्तों, एक मालकिन अपने ड्राइवर के साथ मिलकर कुछ ऐसा करती है कि वो जो ड्राइवर होता है उसकी तो मौज हो जाती है। वो काफी समय से ये सोच रहा था कि काश ऐसा हो जाए कि मेरी मालकिन मुझे वो सब कुछ सौंप दे जो मैं चाहता हूँ, और एक दिन उसकी जो ये ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं, जिनको ड्राइवरिंग आती है, कि हम बड़े ट्रक चलाने की बजाय हमें एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें हम अपनी मालकिन को घर से ऑफिस छोड़ने जाएं और ऑफिस से घर लेकर आएं। आज की जो हमारी कहानी है कुछ इसी तरह की कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आप कहानी को पूरा देखेंगे, और अगर आपको जरा भी कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है जो राजस्थान के अजमेर की है, जहाँ एक छोटा सा कस्बा है किशनगढ़। ये किशनगढ़ एशिया का सबसे बड़ा मार्बल का मार्केट है, जहाँ पर संगमरमर का कारोबार चमक धमक के साथ किया जाता है। इसी किशनगढ़ में रहते थे भवानी शर्मा। वो एक सफल मार्बल व्यापारी थे। वो अपनी पत्नी निधि के साथ रहते थे और अलग से अपने माता पिता के साथ भी रहते थे। लेकिन भवानी और निधि के बीच में एक बात को लेकर हमेशा झगड़े का कारण बन जाती थी। निधि को लगता था कि भवानी अपनी माता पिता के साथ ज्यादा खुश रहते हैं और वो उनके ज्यादा करीब हैं। हर बार वो जब भी अपने माता पिता से मिलने जाते हैं तो उन दोनों में बहस हो जाया करती थी। निधि कहती थी, तुम रुक क्यों नहीं जाते? बार बार जाने से एक महीने में मिलने चला जाए तो काफी नहीं है? लेकिन हर बार वही झगड़ा। इसी तरह लगातार असहमति की वजह से घर में हमेशा हल्का सा तनाव का माहौल रहता था। भवानी को ऐसा लगता था जैसे वो सच में जी नहीं रहे हैं, बस वो अपने दिन काट रहे हैं। उनकी आंखों में एक उदासी सी छाई रहती थी। वो गहरे दुख में नजर आते थे। फिर भी सारे झगड़ों के बावजूद एक दूसरे के लिए उनका प्यार खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। दोस्तों, इस कहानी की जड़ में जाने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा। चलिए आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। 4 मई 2003 की सुबह की बात करते हैं। एक अखबार वाला सुबह पेपर लेकर भवानी के पिता दुर्गा प्रसाद के घर पर फेंक गया। अखबार पढ़ने से पहले दुर्गा प्रसाद ने चाय मांगी। उसे खबर पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां लेना बहुत पसंद था। उनकी पत्नी ने चाय का कप लाकर दिया। दुर्गा प्रसाद ने एक घूंट लिया और अखबार खोला, लेकिन जैसे ही फ्रंट पेज पर उनकी नजर पड़ी तो कप उनके हाथ से फिसल गया और फर्श पर गिर गया, और फर्श पर गिरकर टूट गया। आखिर ऐसा अखबार में उन्होंने क्या पढ़ लिया था जो वो अंदर तक से हिल गए? इसे समझने के लिए हमें 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। 28 अप्रैल 2003 को राजस्थान के अजमेर पुलिस को एक फोन कॉल आया। उस टाइम पर फोन सभी के पास नहीं रहते थे, बहुत ही कम लोगों के पास रहते थे, इसीलिए ये फोन कॉल तुरंत गंभीरता से ले लिया गया। फोन करने वाले ने बताया कि अजमेर में एक कुएं के पास एक बोरे में एक लाश पड़ी है। वो यहीं नहीं रुका और बोला, थोड़ी दूर एक नदी के पास में एक प्लास्टिक के बैग में सिर भी मिलेगा। अगर ध्यान से आसपास देखोगे तो खून से सने कपड़े भी मिलेंगे। पुलिस उससे कुछ पूछती इससे पहले ही कॉल कट गया। जब उन्होंने वापस कॉल करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया। सीनियर अफसरों को लगा कि इतनी सटीक डिटेल देने वाला या तो झूठ बोल रहा है या फिर कोई भयानक सच्चाई बता रहा है। जल्द ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और केस दर्ज कर लिया। उनको जो कॉल करने वालों ने जगह बताई थी उन जगहों पर जाकर चेक करना शुरू कर दिया। उससे पहले कुएं के पास पहुंचे, वहां जमीन पर एक बोरा पड़ा हुआ था। देखने से उसकी शक्ल अजीब लग रही थी। बोरे पर लगे लाल धब्बों ने उन्हें भयानक इशारा दे दिया। जब उन्होंने खोला तो अंदर एक बिना सिर की लाश मिली। कॉल करने वाले की पहली बात बिल्कुल सही साबित होती है। फिर वो नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर जब कांस्टेबल अपनी लाठी से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर नदी में उनकी लाठी से कुछ टकराता है और वो कहते हैं कि सर कुछ तो टकरा रहा है। थोड़ी देर बाद उनको फिर से लाल दाग नजर आए। प्लास्टिक की पॉलिथीन खोली तो अंदर से एक सिर मिला, लेकिन चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। पुलिस को कॉल करने वाले की पुलिस को सारी बातें याद थी। उसने कहा था कि आपको एक खून से सने कपड़ों का बैग भी मिलेगा। जिसने ये कॉल किया था उसका अभी तक ये नहीं पता चला कि वो कौन था, ना ही उसने बताया था कि वो कौन है। लेकिन उसने जहां जहां बताया था कि लाश वहां पर है, सिर वहां पर है, कपड़े वहां पर मिलेंगे, वो पूरी तरीके से परफेक्ट। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा था। ये कौन शख्स है, कहां से आया है, इसका कत्ल कैसे हुआ है, इसको यहाँ पर लाकर किसने फेंका है और कब फेंका है, कब इसको मारा गया है। इसी तरह पुलिस के 3 दिन बीत जाते हैं। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 बातें बताई गई जिस कारण इसकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम में बताया गया कि पहले इसके सर पर मारा गया, फिर इसे नींद की गोलियां दी गई थी। तीसरी बात यह थी कि जबड़े में और दाई आंख के बीच में एक प्लास्टिक का रॉड डाला गया था। इसी तरह से 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता कि ये शख्स कौन है, ना ही उसकी पहचान हुई थी। तो पुलिस ने अब दूसरा रास्ता अपनाया। अखबारों में विज्ञापन छापे, फोटो दी, साथ ही एक खास बात का जिक्र किया कि बाई आंख और जबड़े के बीच में स्टील का तार है। दुर्गा प्रसाद ने राजस्थान के
अखबार में विज्ञापन पढ़ा, जला हुआ कटा हुआ सिर मिला है, बाएं आंख के नीचे लोहे का तार है। जैसे ही दुर्गा प्रसाद ने ये पढ़ा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक डर ने उनको घेर लिया। उन्हें शक हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ भयानक हो गया है। ये सिर्फ भवानी शंकर का हो सकता है, क्योंकि उनके बेटे को भी बचपन में एक हादसे में बाएं आंख के नीचे स्टील का रॉड लगाया गया था। उस हादसे के बाद भवानी का इलाज दिल्ली के संग्राम हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ सर्जरी के दौरान बाईं आंख के नीचे स्टील का तार फिट किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि दुर्गा प्रसाद को ऐसा शक क्यों हुआ, जबकि भवानी हेल्दी था, अपना बिजनेस चला रहा था। वजह यह थी कि भवानी कुछ दिनों से गायब था। 25 अप्रैल 2003 को भवानी आखिर बार अपने माता पिता से मिलने आया था। घर लौटकर उसने अपने पिता को फोन किया और कहा, मैं सेफ पहुंच गया हूं। लेकिन उसके बाद भवानी उनकी जिंदगी से गायब ही हो गया। ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, ना ही उनके बारे में कुछ जानकारी मिली, ना ही उन्होंने दोबारा वापस वहां आने की कोशिश की। उसके माता पिता दुर्गा प्रसाद और पार्वती देवी चिंता में डूब गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका बेटा कभी इतने दिनों तक उनसे बिना बात किए नहीं रह सकता था। जब दुर्गा प्रसाद ने इधर उधर पूछा तो पता चला कि भवानी कई दिनों से अपनी दुकान पर जा रहा है, ना ऑफिस पर। उल्टा उनकी पत्नी निधि सब कुछ संभाल रही थी। चिंतित होकर दुर्गा प्रसाद ने अपनी बहू को फोन किया और पूछा, भवानी कहाँ है? वो ना हमें कॉल कर रहा है, ना ऑफिस आ रहा है। लेकिन निधि ने तीखे लहजे में जवाब दिया, अगर इतनी चिंता है तो खुद जाकर ढूंढ लो। लगता है तुम्हारा बेटा किसी औरत के साथ मस्ती कर रहा है। दुर्गा प्रसाद को बहू के इस रवैये से बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ। वो यही उम्मीद कर रहे थे। फिर उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। सबने भवानी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी एक भी सुराग नहीं मिला। निधि शर्मा, जो शायद जानती थी कि वो कहाँ है, लेकिन वो चुप ही रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उसको ढूंढ नहीं रही थी, वो भी ढूंढ रही थी। बस वो अपने ससुराल वालों से मदद नहीं मांगना चाहती थी। 4 मई 2003 को अखबार पढ़ने के बाद दुर्गा प्रसाद ने तुरंत अपने 3 बेटों और दामाद और बहू निधि शर्मा को फोन किया और बताया कि उन्होंने अभी अभी क्या पढ़ा है। सब जल्दी से दुर्गा प्रसाद के घर पहुंच गए ताकि मिलकर पुलिस स्टेशन जा सकें। सबके दिलों की जो धड़कनें होती हैं वो तेज हो जाती हैं। चिंता से भरे हुए दुर्गा प्रसाद पहले तो निधि शर्मा के घर रुके। जब पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा तो दुर्गा प्रसाद ने अफसरों को बताया कि उनके बेटे भवानी शर्मा को 8 दिन से गायब होने की शिकायत है। उन्होंने अखबार की खबर की बात की और बेटी की आंखों के नीचे मिले स्टील के तार का जिक्र किया। उन्होंने फिर लाश देखने की गुजारिश की। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है, इसी वजह से हमने रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया है। यह सुनकर दुर्गा प्रसाद की चिंता और बढ़ गई। अब वो ये कैसे यकीन करें कि लाश सच में उनके बेटे की है। सभी रिश्तेदार चुपचाप खड़े थे, गले सूखे हुए, मन में यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये भवानी ना हो। उधर भवानी की पत्नी निधि पुलिस स्टेशन में खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो बस चुपचाप सबको देख रही थी। अंदर से वो सोच रही थी कि वो कहीं होगा, मारा तो नहीं जा सकता, वो लौटकर आएगा। पुलिस अफसर ने कहा, अगर आप चाहते हो तो क्राइम सीन से मिलने वाले सामान को देख सकते हो, इनसे शायद पता चल जाए कि ये आपके बेटे के हैं या नहीं। जब अफसरों ने खून से सने कपड़े, प्लास्टिक के बैग और पैकेज दिखाए जो सीन पर मिला था, तो दुर्गा प्रसाद ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये सब उनके बेटे के ही थे। सच्चाई जैसे ही उनके दिल को चुभी, भवानी शंकर की पत्नी, उनके बच्चे और माता पिता वहीं रोने लगे और बेकाबू हो गए। भवानी शंकर की पत्नी निधि शर्मा ने आंसू भरी आंखों से पुलिस को बताया कि ये सामान सच में उसके पति का ही है। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर के साथ हुई इस त्रासदी का कारण जानने के लिए गहरी जांच शुरू कर दी। उन्होंने परिवार के हर सदस्य से एक एक करके पूछताछ की। क्या भवानी शंकर को पहले कोई निजी समस्या थी? क्या उसका कोई दुश्मन था? उसके साथ पिछले हादसे में क्या हुआ था और वो कहाँ हुआ था? इन सब के जरिए पुलिस ने उसके बारे में छोटी छोटी बैकग्राउंड जानकारी इकट्ठा की। लेकिन अफसरों को एक अहम बात पता थी। भले ही परिवार कह रहा था कि जो ये शख्स है वो भवानी शंकर ही है, लेकिन बिना ठोस सबूत के पुलिस को ये साबित करना नामुमकिन था। इसीलिए पुलिस ने भवानी शंकर के पिता दुर्गा प्रसाद की ओर रुख किया। अगला बड़ा कदम उठाने के लिए उन्होंने उनसे विस्तार से पूछताछ की। स्टील का तार भवानी के शरीर में कहां से आया, कहां लगाया गया था, किस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ था और किसने किया था। जब उसके पिता ने बताया तो पुलिस ने तुरंत दिल्ली के डॉक्टर शिवशंकर से संपर्क किया और सब कुछ पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, उन्होंने राजस्थान में सिर्फ 3 ऐसे ऑपरेशन किए हैं। वो ऐसे केस में मरीज के पास जाकर ही ऑपरेशन करते हैं। पुलिस ने फिर डॉक्टर से उन 3 लोगों की जानकारी मांगी। जब पुलिस ने लिस्ट देखी तो भवानी शंकर का नाम भी वहाँ पुलिस को मिल जाता है। तो मृत्यु से लेकर परिवार की पहचान
अचानक सब कुछ साफ साफ भवानी शंकर की ओर इशारा कर रहा था। फिर सबके मन में एक ही बड़ा सवाल बाकी था, भवानी शंकर का ये क्रूर और भयानक तरीके से कत्ल क्यों हुआ? अब पुलिस को इसका जवाब ढूंढना था। इसके लिए उन्होंने भवानी शंकर की जिंदगी और बैकग्राउंड की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी। भवानी शंकर किशनगढ़ में एक बड़ा मार्बल का बिजनेस करता था, जो राजस्थान के जयपुर के करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। बड़े मार्बल मार्केट में था। सीधी पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शादी के बाद भवानी शंकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग घर में रह रहे थे। वो कभी कभी अपने माता पिता को आर्थिक मदद देते थे। इसकी वजह से उनकी अपनी पत्नी के साथ कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती थी। वो कभी कभी पूछती थी कि माता पिता को पैसे क्यों भेजते रहते हो, लेकिन ये झगड़े गंभीर नहीं थे। इन सब छोटी छोटी लड़ाइयों के बावजूद भी वो लोग एक दूसरे की परवाह करते थे और समझदारी के साथ रह रहे थे। ये डिटेल्स पुलिस को जांच के दौरान सामने आई। शुरू में पुलिस को शक हुआ भवानी शंकर की पत्नी निधि शर्मा पर। मृत्यु से पहले भवानी शंकर और निधि के भाइयों के बीच में कई झगड़े हो चुके थे, यहाँ तक कि गंभीर लड़ाई भी हुई थी। इसी वजह से पुलिस ने निधि को जल्द ही हिरासत में ले लिया और उसके भाइयों को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। पूछताछ के दौरान दोनों बार बार कहते रहे कि उन्हें कुछ नहीं पता। जब पुलिस ने निधि के भाई पर दबाव डाला और 3rd डिग्री टॉर्चर की धमकी दी, भाई के डर से निधि ने कहा वो सब बता देगी। निधि ने फिर पुलिस को बताया कि मैंने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। और जब पुलिस ने कहा क्यों और कैसे किया ये पूछा, तो निधि शर्मा ने एक ऐसा राज खोला जिसका पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने बताया कि कैसे प्लानिंग की थी। भवानी शंकर का कार का ड्राइवर अशोक अभी भी कार के फाइनेंस की किस्तें भर रहा था। जब निधि शर्मा को ये बात पता चली, अशोक के पास गई और बोली मैं सारे पेपर और पेमेंट संभाल लूंगी, तुझे कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा, तुझे मेरी मदद करनी होगी भवानी शंकर को मारने में। मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगी, तेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। उसने मीठी मीठी बातें कर कर उसे फंसा लिया और हत्या के लिए उनको तैयार कर लिया। उसकी जो प्लानिंग के मुताबिक लाश के 3 दिन पहले ही 26 अप्रैल 2003 को सुबह करीब 7:30 बजे निधि ने जूस में एक ऐसी टैबलेट मिला दी। भवानी शंकर ने जैसे ही वो जूस पिया, उसके बाद वो सुस्त हो गया। थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गया। निधि ने फिर ड्राइवर को बुलाया। उन्होंने किसी भारी चीज से भवानी शंकर के सिर पर और गर्दन पर जोरदार वार किया, लेकिन वो तुरंत नहीं मर पाया। वो कई बार बेहोश हुआ और जब वो होश में आता तो निधि फिर गुस्से में उसके सर पर मारती। गुस्से से चिल्लाती चीखती। वो किचन की ओर दौड़ी, एक बड़ा चाकू उठाया और एक झटके में भवानी शंकर का गला काट दिया। खून बहने लगा तो उन्होंने सिर को एक बड़े बोरे में डाल दिया। फिर बोरे को बॉडी के चारों ओर कसकर बांध लिया। इसके बाद उन्होंने भवानी शंकर की लाश को ऊपरी मंजिल से नीचे घसीटा। उनका प्लान था कि उसे जलाना है, फिर टुकड़ों में काटना है। इसी प्लान के तहत वो रात के करीब 2 बजे घर से निकले। पहले तो सोचा कि जंगल की गहराई में ले जाकर छोड़ देंगे, फिर बाद में दफना देंगे। सिर उठाकर ले जा ही रहे थे, लेकिन तभी पुलिस की सायरन की आवाज उनको सुनाई देती है। वो घबरा जाते हैं और लाश जो होती है उसको वो गाड़ी में लाद कर भाग ही रहे थे। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं, उनको एक कुआं मिलता है और वो दोबारा ड्राइव करते हुए उन्हें पास में एक कुआं मिलता है, तो बोरा वहाँ पर फेंक देते हैं। दोनों फिर वहाँ से भागते हैं और घर पहुँचकर घर को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। हत्या के सारे औजार और खून से सने बालों को एक जगह दफना दिया। निधि शर्मा ने कबूलनामे के बाद पुलिस से बिना समय गवाए ड्राइवर अशोक को भी गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर के घर की बारीकी से तलाशी ली। इसी तलाशी के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज ये थी, भवानी शंकर रोज की एक डायरी लिखते थे। डायरी के पेज नंबर 134 पर भवानी ने अपनी मौत के करीब 1 साल पहले 15 मई 2002 की एक बात लिखी थी। उसने लिखा था कि उसकी पत्नी निधि उसे तलाक की धमकी देती थी। उसने साफ शब्दों में बताया कि मानसिक रूप से उसे तोड़ दिया है। कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर चली जाती थी। भवानी ने लिखा था कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है और वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक जगह उसने लिखा, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, बेहतर होगा कि हम कोर्ट जाकर तलाक के लिए अर्जी लगा दें। डायरी में ये चीज भी दर्ज थी कि अपनी पत्नी को कोर्ट बंद होने से ठीक 1 घंटे पहले लेकर गया था, क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट 1 बजे के बाद बंद हो जाती है। उसने लिखा कि निधि बहुत नाराज थी और इसके बाद वो वकील से मिलने चला गया। भवानी की डायरी उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना थी। कई पन्नों में उसने डर जताया उसकी पत्नी उसके खाने में कोई नशीली दवा या जहर ना मिला दे। कुछ पन्नों में उनके आंसुओं के निशान भी थे, जो उनके अंदर के दर्द को बयान कर रहे थे। साफ लग रहा था कि वो ये सब इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो अपनी पत्नी की क्रूरता नहीं सह पा रहा था, लेकिन बच्चों की वजह से वो जिंदगी भी नहीं छोड़ना चाहता था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान निधि शर्मा ने उसके सहयोगी ड्राइवर अशोक के खिलाफ सारे सबूत पूरी तरीके से साबित हो गए। दोनों को 21 साल की सजा हो गई। हालांकि दोनों को ही 2004 में रिहा कर दिया गया। सजा के बाद भवानी शंकर के माता पिता और उसकी पूरी संपत्ति उनको सौंप दी गई। कोर्ट ने कहा कि बच्चे बड़े होने पर खुद बिजनेस संभाल लेंगे, लेकिन इसके बाद भी एक सवाल सबके मन में बना रहा,
आखिर निधि शर्मा ने अपने पति की हत्या क्यों की? जांच में ये भी सामने आया कि निधि शर्मा और ड्राइवर अशोक के बीच में गुप्त रिश्ता चल रहा था और दोनों साथ रहना चाहते थे। भवानी तलाक देने को तैयार नहीं था क्योंकि वो अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना चाहता था। इसी बात ने निधि को और भी गुस्से से भर दिया। पूछताछ में निधि ने बताया कि भवानी बॉम्बे और दिल्ली के रेड लाइट इलाकों में जाता था और उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे। उसने ये भी कहा कि वो भवानी के पूरे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन भवानी ने उसको कभी भी इसकी इजाजत नहीं दी। लालच और गुस्से में आकर उसने अपने रास्ते से पति को हटाने का फैसला कर लिया और खुद कबूल किया कि उसी ने हत्या की थी। जेल से 21 साल बाद बाहर आने के बाद निधि की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके दोनों बेटे जो अपने दादा दादी के साथ रह रहे थे, वो भी ये जानने के बाद अपनी माँ से उनसे मिलने तक को तैयार नहीं हुए। लेकिन निधि की कोशिश फिर भी नहीं रुकी। वो प्यार के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही थी। भवानी की मौत के बाद सारी संपत्ति उनके बेटों के नाम हो चुकी थी और निधि उसे वापस पाना चाहती थी। उसने कोर्ट में दावा किया कि बच्चे नाबालिग हैं और प्रॉपर्टी नहीं संभाल सकते, इसीलिए संपत्ति उसे दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी। इसके बावजूद निधि ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक केस करती रही उस दौलत के लिए जिसे पाने के लिए उसने अपने पति की जान ले ली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में और गुस्से में आकर इंसान ऐसे गलत कदम उठा देता है जिससे वो जिंदगी भर पछतावा करता है। लेकिन इस औरत को आप अगर देखोगे और इस औरत को अगर आप जानोगे तो इस औरत के दिल में अपने पति के लिए अभी भी कोई जगह नहीं थी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पति को इसलिए मार दिया कि उसकी जो दौलत है, उसकी जो संपत्ति है, वो उसके नाम आ जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए और फिर वो ड्राइवर के साथ मौज मस्ती कर सके, अपनी जो उसकी जिंदगी है उसको अच्छे से गुजार सके। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि जिसने ये संपत्ति बनाई है, जिसने ये दौलत कमाई है, जिसने ये धन कमाया है, उसका क्या होगा अगर मैं उसको रास्ते से हटा दूंगी, अगर मैं उसको इस दुनिया से खत्म कर दूंगी तो मैं इस दौलत का क्या करूंगी। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।